आज पकड़ाया है इंस्टेंट नूडल्स। बट इंस्टेंट नूडल्स मैं सिर्फ वो मसाला अंदर आता है उसके साथ नहीं पकाती हूँ, मैं ढेर सारे वेजिटेबल्स डाल के और एक्स्ट्रा सॉसेस डाल के पकाती हूँ। सिखाई देती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। एक बड़ा सा बर्तन में मैं थोड़ा सा पहले ऑयल ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे सब्जियाँ फ्राई करनी है। अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 टीस्पून मैंने तेल डाला है। अब मैं ऑयल में ये थोड़े से प्याज ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा लहसुन। मेरे पास यहाँ पे आज ढेर सारी सब्जियाँ हैं, मैं बहुत सारी सब्जियों के साथ ये वाले नूडल्स पकाती हूँ। ये हरे वाले प्याज भी गए और थोड़ी सी हरी वाली मिर्ची भी डाल देती हूँ। ये जो इंस्टेंट वाले नूडल्स आते हैं ना, उसमें सिर्फ वो टेस्ट मेकर ही आता है कि जिसके अंदर सिर्फ मसाले डाले हुए होते हैं, और मैं हमेशा वो नूडल्स के लिए क्रेव करती हूँ। पर उसके साथ साथ लगता है कि यार ये बहुत अनहेल्दी खा लिया, इसमें कुछ हेल्थ फैक्टर क्यों नहीं डालते हैं ये लोग, जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स। तो मैंने सोचा कि हमारे फ्रिज में तो वैसे ही बहुत सारी सब्जियाँ पड़ी हुई होती है, तो सारी सब्जियाँ मैंने डाल के एक बार बनाया था और मैंने मेरी बेटी को खिलाया था। तब से मेरे घर में ये वाले नूडल्स ना कभी भी नॉर्मल वाले बने नहीं है, हमेशा ऐसे ही पकते हैं। और इसीलिए ना मेरी बेटी नूडल्स को भी हेल्दी वाले नूडल्स बोलती है मम्मा आपने नूडल्स भी नहीं छोड़े। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे मशरूम है, मैं मशरूम ऐड कर देती हूँ। मुझे पर्सनली मशरूम बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको मशरूम नहीं अच्छे लगते हैं आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब मशरूम के साथ साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ, ये फ्रेंच बीन्स है, मैं वो ऐड कर रही हूँ। थोड़े से बेबी कॉर्न भी हम ऐड कर देते हैं। और ये गए गाजर। मैंने ये सारी चीज़ें जूलियंस में काटी हुई है क्योंकि नूडल्स में हमेशा जूलियंस में काटी हुई सब्जियाँ अच्छी लगती है रादर देन बारीक बारीक कटी हुई। ये थोड़े से कैप्सिकम और ये गई कैबेज। यहाँ पे ये मेरे पास सोया सॉस है, पर सिर्फ सोया सॉस नहीं है, सोया सॉस के अंदर मैंने थोड़ा सा विनेगर भी ऐड किया हुआ है। और मैं इसके अंदर अभी चिली सॉस नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो नूडल्स के अंदर टेस्ट मेकर आता है मैं वो भी ऐड करने वाली हूँ। और मैं पहले ही बता देती हूँ, मैंने आज मैगी वाला नूडल्स नहीं लिया है, जो मैगी जैसे ही दूसरे नूडल्स आते हैं जिसमें टमेटो फ्लेवर होता है, मैंने वो वाले नूडल्स यूज़ किए हैं। ये मैं 2.5 टेबलस्पून जितना सोया सॉस और विनेगर का मिक्सचर ऐड कर देती हूँ। और उसी के साथ ही ये जो नूडल्स का मसाला आता है मैं वो ऐड कर देती हूँ। एक्चुअली आपने देखा कि मैंने नमक बिल्कुल ऐड नहीं किया है क्योंकि नूडल्स के मसाले में भी अच्छा खासा नमक होता है और सोया सॉस भी बहुत ही सॉल्टी होता है, तो एक्स्ट्रा नमक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप केचप शौकीन हैं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून केचप भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे नूडल्स टमेटो फ्लेवर ही है। ये सब्जियाँ मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, वो आधी कच्ची आधी पकी रखेंगे, नूडल्स में वो बहुत अच्छी लगती है। और लास्ट में मेरे पास कुछ बीन स्प्राउट्स है, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। अब मैं थोड़ा सा मतलब 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि नूडल्स जब बनाते हैं तो बहुत हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो सब्जियाँ जल ना जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और यहाँ पे सिंस मैं अलग तरीके से नूडल्स बना रही हूँ तो ये जो पैकेट में नूडल्स आते हैं वो मैंने पहले ही नॉर्मल पानी में ही बॉईल करके निकाल दिया है। मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट में गर्म पानी में ये नूडल्स बॉईल हो जाते हैं। तो बस बॉईल किए हुए नूडल्स है, मैं अब वो ऐड कर देती हूँ। और अब नूडल्स को मिक्स कर देते हैं। तो तैयार है मेरे हेल्दी वाले नूडल्स। ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं,
ये नॉर्मल वाले नूडल्स से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड यम्मी होते हैं। आप एक बार ऐसे वाले नूडल्स खाएंगे ना, वो सिर्फ टेस्ट मेकर वाले नूडल्स कभी नहीं खाएंगे। तो तैयार है इंस्टेंट हेल्दी नूडल्स। हेलो मेघना जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपके लिए ये रहा कि फूड ब्लॉगर बनने से पहले आप किस प्रोफेशन में थी? ज़रा हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर आप पहले क्या करती थी। फूड ब्लॉगर बनने से पहले मैं एग्जैक्टली वही कर रही थी जो 85% लोग करते हैं। 9 to 5 की जॉब कर रही थी, जो कि मैंने 13 साल तक की है। और शुरुआत बहुत छोटी एज से की थी। एंड स्टार्टिंग मैंने फाइनेंस कंपनी से किया था, एंड देन आई हैव मूव्ड इनटू द इंश्योरेंस फैक्टर। तो मेघना जी, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपको ये कब महसूस हुआ कि आपको अपने दिल की बात सुनकर इस प्रोफेशन को चूज कर लेना चाहिए? कब लगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, पर मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी कहानी की शुरुआत जो हुई थी वो मेरी प्रेगनेंसी से लेके प्रेगनेंसी के पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि वो मुझे नहीं पता है कि मुझे कब लगा कि मुझे फूड ब्लॉगर बनना चाहिए या मुझे शेफ़ बनना चाहिए। पर इतना ज़रूर था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत भूख लगती थी मुझे, एंड मैंने तो पूरी ज़िंदगी टिफ़िन सर्विस पे ही निकाली थी पहले की। कि अब जब ऑफिस जाती थी तो कैंटीन से ही काम चल जाता था। एंड उसके बाद जब घर पे आते थे तो शाम को हमारे ही नीचे एक आंटी रहा करती थी, उनसे टिफ़िन हम लिया करते थे। और टिफ़िन का वही चक्कर था कि एक फ़िक्स टाइम पे ही मिलता है, फ़िक्स पोर्शन होता है, उतना ही खाना मिलता है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत भूख लगती थी, तो कभी भी भूख लगती थी, तो वहाँ से आई थिंक वो खुद खाना पकाने की शुरुआत हुई थी। क्योंकि फिर वो होम क्रेविंग फूड था। क्योंकि शादी के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी और मेरी पूरी फैमिली अहमदाबाद में थी, तो कोई पैम्पर करने वाला तो था नहीं। तो अगर होम कुक फूड चाहिए तो खुद ही खाना बनाना पड़ता। तो शुरुआत मेरी खाना बनाने की वहाँ से हुई थी। और देन डिलीवरी होने के बाद वो जो मैं हर मेरे इंटरव्यू में बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन में काफ़ी औरतें चली जाती है पर पता नहीं रहता है। मैं भी उनमें से ही एक थी, पर मेरा डिप्रेशन काफ़ी लंबा चला था, 2 साल तक चला था। और तब वहाँ पे वो पर्टिकुलर 2 साल में ऐसा फील होने लगा था कि आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। क्योंकि वो 4 दीवारी के अंदर आप बंद हो जाते हो एक छोटे बच्चे के साथ। तो फिर बेसिकली आई थिंक वो अंदर की फ़ाइटर मेघना जाग गई थी, जो फ़ाइटर नेचर मेरा हमेशा रहा है। और वहाँ पे वही थॉट आया था कि चलो कोई बात नहीं, अगर यही लाइफ है और यही 4 दीवारी के अंदर ही मेरी क्रिकेट की पिच है, तो मैं यहीं पे ही खेलती हूँ और यहीं पे ही छक्का मारूंगी। तो यहीं से ही मेरी शुरुआत हुई थी खाना बनाने की। एंड वो एक हमेशा से रहा है कि जो भी करना है 100% देना है उसके अंदर। और यही एक जगह थी जहाँ से मैं डिप्रेशन से फ़ाइट करके बाहर निकल सकती थी। या तो फिर वही चॉइस रह जाता है कि आप उसमें ही कुढ़ते रहो और चिढ़ते रहो कि ये क्या है, मेरे साथ ये क्यों हो गया है। या फिर दूसरी चॉइस है कि आप लड़के बाहर निकलो। तो आई चोज़ द अनदर पाथ। एंड वहाँ से खाना बनाने की शुरुआत की। एंड फिर वो 100% देने की जो चाह हमेशा होती है, तो वही था कि दाल चावल से शुरुआत जो की थी, तो लगा कि एक दिन दाल चावल अच्छे बन गए तो लगा कि थोड़ा और ट्राई करना चाहिए, और ट्राई करना चाहिए। बस ऐसे ही शुरुआत हो गई थी मेरी। और अब हम आपसे एक और सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे कि क्या आप हमें एक शेफ़ के रूप में अपनी इस यात्रा के बारे में कुछ बता सकती हैं? और ऑनलाइन आप जब कर रही थी काम, तो ऑनलाइन रहकर ये जो एक बहुत ही अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी तैयार की है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कैसे आपने बनाई और क्या अनुभव रहा आपका? इस बात पर भी एक नज़र ज़रूर डालिए।
क्योंकि जो कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा जर्नी में आता है, तो मेरी जर्नी अभी भी चालू ही है। डेस्टिनेशन तो अभी बहुत दूर मुझे लग रहा है, और आई विश के डेस्टिनेशन पे मैं कभी पहुंचूं ही नहीं, क्योंकि डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो वही है कि बस वहाँ पे बैठ जाओ अभी, और मुझे बिल्कुल बैठना नहीं है। चलते जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा है। एंड हाँ, ऑफ कोर्स ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही है जितनी लोगों को लगती है, क्योंकि आप जब एक लेवल पे या एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो फिर लोग वही देखते हैं कि ओके ये सक्सेसफुल है, पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हुआ होता है, तब जाके हम वहाँ पे पहुँचते हैं। एंड उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सक्सेस सीधी एक वर्ड में आपको कभी नहीं मिलती है। उससे पहले आपको काफ़ी बार अनसक्सेसफुल होना पड़ता है, तब जाके वो अन से सक्सेस अलग होती है। वो मेरी भी वही कहानी है, क्योंकि हमने शुरुआत जब की थी तो हमने मेघनास किचन से शुरुआत की थी, जो बहुत ही अनसक्सेसफुल वेंचर रहा था। ये एक बात आज के यूथ के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि आज का जो यूथ है वो बहुत शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। क्योंकि जैसे मैं दूसरे वीडियो की तो बात नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने ही फूड वीडियो की बात करती हूँ कि जैसे मेरे फूड वीडियोस होते हैं उसमें काफ़ी बार कमेंट आती है कि आप बहुत बोलते हैं, या आप बहुत लंबा वीडियो है। पर वही है कि एक तरफ मेरे जैसे शेफ़ हैं जो वीडियो बनाते हैं, जो जिसको देख के आप कुछ सीख सकते हैं, आप एक्चुअली बना सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच अगर आप बिगनर्स हैं तो भी। और एक दूसरे वीडियोस होते हैं जिसको हम बोलते हैं आई प्लीजिंग वीडियो, के मतलब जैसे कि हम बॉलीवुड के वीडियोस देखते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, वैसे ही फूड वीडियोस होते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा डेजर्ट बन रहा है और आई प्लीजिंग है, पर वो देख के आप बना नहीं पाते हैं, जो वीडियो आपको 1 मिनट के भी मिल जाएंगे। तो वैसे ही सक्सेस स्टोरी का भी है कि प्लीज़ डू नॉट सी ओनली के यहाँ पे एक मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। वो उस मुकाम तक जाने के लिए काफ़ी सारे सालों की मेहनत, हार्डवर्क, बहुत सारा ब्लड एंड स्वेट लगा हुआ होता है। तो जो मेरे साथ भी हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 साल का हार्डवर्क इसके पीछे गया है। एंड यस, बहुत सारा लर्निंग आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि चलो भाई आजकल तो क्या है ना कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम की वजह से हर किसी के पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग हाई एंड फ़ोन। तो वो ये एक लगता है कि फ़ोन रख दिया, लाइट लगा दी और चलो शुरू हो जाते हैं, एंड फिर कुछ हमने पोस्ट कर दिया एंड देन यू फील डिप्रेस कि हमें लाइक्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ ये मत करिए। लर्निंग प्रोसेस हमेशा अपनी कंटिन्यू रखे एंड बिलीव इन हार्ड वर्क। एंड वो मेरी भी कहानी है जो सबकी होती है कि सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है। जो भी वो बोलता है कि अरे मैं बहुत लकी हूँ, मैंने तो एक ही बार में छक्का मार दिया, वो सही नहीं होता है। धोनी को भी हेलीकॉप्टर शॉट तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो प्लीज़ वो हार्डवर्क को भी एक्नॉलेज करके फिर सक्सेस को देखें। चलते चलते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप एक दिन में कितना कंटेंट तैयार करती हैं और किस तरह से करती हैं? मतलब जो रेसिपी आपकी होती है वो कैसे डिसाइड करती हैं, कैसे उस रेसिपी पर काम करती हैं, कैसे उसकी तैयारी होती है, ये सब कुछ बताएं ज़रा हमें। और जो नए यूट्यूबर्स हैं जो फूड में आना चाहते हैं, फूड ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहती हैं? तो बताएं और नज़र डालें। शुरुआत मैं करती हूँ मेरे बैक किचन से, जो आपने सवाल पूछा है कि तैयारी कैसे करते हैं। सिंस ये एक फूड चैनल है और यहाँ पे सब कुक करके हम बताते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेली ही सारा काम कर लूँ। हाँ, लॉकडाउन में कभी कभी कोई दिन ऐसे ज़रूर जाते थे, पर जो इसके पहले के जो टाइम था जब हम पर्टिकुलरली एक स्टूडियो में शूट करते थे, तो वहाँ पे तो एक बड़ी टीम के साथ मैं काम करती थी। जो मेरा बैक किचन संभालते थे उनका नाम नेहा था। वो खुद भी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प करते हैं, चॉपिंग से लेके। कभी कभी ऐसा होता है कि
एक दिन में जो आपका दूसरा भी सवाल था उसका भी जवाब इसी में ही आ जाता है कि एक दिन में कभी कभी हम लोग 10 से 12 रेसिपी का शूट करते हैं कि सुबह हम अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे से शूट शुरू कर देते थे, मतलब फ्लोर पे हम आ जाते थे तैयार होके, तो 7 बजे से शुरू कर देते थे शूट करना। तो और शाम के 7 बजे तक हम शूट करते थे, नॉन स्टॉप 12 आवर्स करते थे। वॉक इन लंच होता था, वर्क इन लंच होता था, चाय कॉफ़ी सब वैसे ही होता था। और उस टाइम पे हमें बहुत सारे चीज़ें प्री प्रिपेयर करके भी रखनी पड़ती है या हाफ प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है, कि जैसे कि ब्रेड दिखा रहे हैं तो वो आटा लगा के दिखाते तो है, पर एक आटा लगा के भी रखना पड़ता है, सो दैट वो हाफ एन आवर हमें वेट ना करना पड़े। तो पूरी एक बैक किचन की टीम होती है जो नेहा मैनेज करती है। देन आप समझ सकते हैं कि इतना सारा खाना जब एक दिन में बनता है तो इतने सारे बर्तन होते हैं वो साफ़ कंटिन्यूस करने पड़ते हैं। तो नॉट टू फॉरगेट, क्योंकि हम बाकी सब याद रखते हैं पर जो डोमेस्टिक हेल्प करते हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो उनके लिए मेरी बहुत प्यारी ताई है जो मेरे साथ ऑलमोस्ट 10 साल से जुड़ी हुई है, तो वो हेल्प करती है। और अभी वो स्टूडियो पे तो काम नहीं चल रहा है मेरा, तो यहाँ पे मेरे पास हेल्प करने के लिए जो काम करते हैं वो भी मेरी यहाँ पे हेल्प करते हैं, क्योंकि वो एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो जब शूट करते हैं उसके बाद मेरे पास एक और स्टाफ है जिनका नाम सोना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। धीरे धीरे मेरे साथ काम करते करते वो भी समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ किसके लिए कैसे काटना है। तो अगर उतनी हेल्प मिल जाती है तो हम एक दिन में काफ़ी सारे वीडियोस बना सकते हैं। और ऑफ कोर्स वो शूट होने के बाद वो एडिटर के पास जाता है, देन वो एडिटिंग का काम शुरू होता है और काफ़ी सारे करेक्शन होते हैं, तो हम वो भी करते रहते हैं। तो एक वीडियो बनने के पीछे बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है और बहुत सारे लोगों का हार्ड वर्क होता है, तब जाके एक वीडियो आपके सामने आता है। और ट्रस्ट मी, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो जो नए फूड ब्लॉगर हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो नए फूड ब्लॉगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक गुरु मंत्र मैं कहूँगी कि वो हमेशा याद रखे कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और ना ही आज तक बना है। हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा, चाहे विटामिन सप्लीमेंट्स होगा या कोई गैजेट का सप्लीमेंट्स होगा या इसका उसका सबका मिल जाएगा, पर आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट कुछ बनाया है। तो जब तक कि वो सब्स्टिट्यूट आपको मिल नहीं जाता है या उसकी कोई चमत्कारी गोली नहीं मिल जाती है, तब तक प्लीज़ हार्डवर्क पे बिलीव करिए एंड जम के मेहनत कीजिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि वो मकाम तक आप पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। जो भी आपकी आर्ट है, जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो आर्ट को आप शार्पन कीजिए, अपग्रेड कीजिए, लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए एंड जस्ट और उसके बाद सब अपने हार्डवर्क पे छोड़ दीजिए, मेहनत पे छोड़ दीजिए। डोंट थिंक कि ओवरनाइट कोई मिरेकल होगा और शॉर्टकट में प्लीज़ बिलीव करना छोड़ दीजिए कि जो भी आपको बताता है। एंड हाँ, मैं ख़ास कर लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि शॉर्टकट में फेमस होने के चक्कर में प्लीज़ कुछ भी गलत काम मत करिए। सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी मैं कहना चाहूँगी कि क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कि वन नाइट फेम के लिए हम कुछ भी स्टूपिड हरकत कर देते हैं और उसके बाद देयर इज़ नो यू टर्न। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड अपने आप पे भरोसा रखिए एंड जस्ट गो फॉर इट। थैंक यू सो मच सुरभि एंड आपके साथ बात करने में बहुत मज़ा आया और मैं सच बता रही हूँ कि कपल ऑफ क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही अच्छे लगे मुझे, क्योंकि जनरली लोग सिर्फ मेघना के बारे में बात करते हैं, पर यू actually digged into the Meghna's food magic very deeply and I really like sharing all the details and yeah, thank you so much.